नमस्कार। स्वागत है आपका सारांश में, जहां नॉन फिक्शन किताबों की समरी आप तक लाई जाती है और कोशिश की जाती है कि उस किताब के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी की दूसरी वीडियोस भी देखें और वाइडली शेयर करें। सारांश में हम बात कर रहे थे डॉक्टर राधा कुमार की लिखी गई किताब पैराडाइज एट वॉर, अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये कश्मीर के इतिहास और उसके डायनामिक्स को समझने के लिए एक बेहतरीन किताब है। चलिए तो आगे शुरू करते हैं किताब का दूसरा पार्ट। किताब में आगे ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में हुए 1970 के इलेक्शन, वहाँ की पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात होती है, जिसमें एक तरफ अवामी एक्टिविस्ट और दूसरी तरफ पाक आर्मी और 1947 के बाद वहाँ गए बिहारी मुसलमान थे, जिन्हें रज़ाकार कहा जाता था। अभी बांग्लादेश में जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उसमें शायद आपने रज़ाकार शब्द काफ़ी सुना होगा। ये वही रज़ाकार थे। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में क्या भूमिका निभाई, उसका पूरा ब्यौरा है। 9 अगस्त 1971 को भारत ने रूस के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। जब इंडियन नेवी ने कराची पर अटैक किया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में यूएसएस एंटरप्राइज भेजा, लेकिन उसे वहाँ रशियन सबमरीन पहले से ही तैयार मिली। इसके बाद युद्ध विराम और गांधी और भुट्टो के बीच शिमला समझौते की डिटेल्स हैं। आर्टिकल 370 के टर्म्स और स्टेटस को लेकर नेगोशिएशंस हुए और 24 फरवरी 1975 को कश्मीर अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके विरोध में पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए। कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जनसंघ ने इसे इंदिरा गांधी का सरेंडर बताया। फिर इमरजेंसी का दौर आया, वो ख़त्म हुई तो कांग्रेस चुनाव हारी और मोरारजी देसाई की सरकार बनी। कश्मीर में 1977 में इलेक्शन हुए और अब्दुल्ला जीते। सितंबर 1982 में अब्दुल्ला की मृत्यु हुई और 1983 में उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की कमान संभाली। इसके बाद अब्दुल्ला की लेगेसी की बात होती है। इसी दौरान पाकिस्तानी जेल से अमानुल्लाह खान छूटा और उसने फिर ब्रिटेन भागकर 1978 में बर्मिंघम में जेकेएलएफ की नींव रखी। 1979 में ज़िया उल हक ने भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया। इसका भी पूरा ब्यौरा है। इसका जिक्र है कि कैसे फिर जनरल ज़िया उल हक ने अमेरिकी प्रेसिडेंट रेगन के साथ मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ अफ़गान जिहाद शुरू किया। इसी बीच हिंदुस्तान को पता चला कि पाकिस्तान खालिस्तानियों को ट्रेनिंग और आर्म सप्लाई कर रहा है और सियाचिन पे उसने हलचल शुरू कर दी है। किताब में सियाचिन की अहमियत और भारत ने कैसे फिर उसे अपने कब्ज़े में लिया, इसकी पूरी कहानी है। तब तक जिहादी ग्रुप जैसे जमात इस्लामी, जमीयत उल तुलेबा, महाज़ आज़ादी, पीपल्स लीग वगैरह ने डिस्टर्बेंसेस शुरू कर दिए थे बॉर्डर के इस पार। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला में नेगोशिएशन शुरू हुए। 1987 में इलेक्शन हुए जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। पाकिस्तान को जो भी बड़े पैमाने पर हथियार अफ़गान जिहाद के लिए मिले थे, वो उसने फिर सोवियत यूनियन के जाने के बाद कश्मीर जिहाद में लगा दिए। 1987 में इलेक्शन से जो असंतोष फैला, आईएसआई ने उसका फ़ायदा उठाकर मैसिव स्केल पे कश्मीरी युवाओं को रिक्रूट करना शुरू किया। यूसुफ शाह, जिसे इलेक्शन से बाहर रखा गया था, उसने 1989 में बॉर्डर पार किया, सलाउद्दीन नाम अपनाया और हिजबुल मुजाहिदीन की नींव रखी। उसी के पोलिंग एजेंट यासीन मलिक ने घाटी में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की शुरुआत की। इसके बाद रॉ चीफ ए.के. वर्मा और आईएसआई चीफ हामिद गुल के साथ कई दौर की बात चली, लेकिन कुछ रिजल्ट निकलता उससे पहले ही प्रेसिडेंट ज़िया की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई और पाकिस्तान फिर पीछे हट गया। राजीव गांधी और बेनज़ीर भुट्टो के बीच भी काफ़ी बात चली, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट निकलता उससे पहले ही राजीव गांधी इलेक्शन हार गए और बेनज़ीर सरकार को भी गिरा दिया गया। फिर नवाज शरीफ और चंद्रशेखर की सरकार बनी और फिर बातचीत का एक और दौर चला। 1989 और 90 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन की भी पूरी दास्तान दी गई है। कश्मीर के गवर्नर जगमोहन ने काउंटर इंसर्जेंसी चलाई, जिससे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के इश्यूज़ भी हुए। काउंटर इंसर्जेंसी की वजह से आर्म्ड स्ट्रगल काफ़ी हद तक कम हुआ और उस समय अगर कोई पॉलिटिकल रास्ता निकाल लिया जाता तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। लेकिन दिल्ली में एक के बाद एक कमज़ोर कोलिशन सरकारों से कुछ नहीं हुआ।
90 के दशक की शुरुआत में घाटी इस्लामिक मिलिशिया और इंडियन आर्मी के कंट्रोल में थी। आर्मी के कंट्रोल में श्रीनगर सिटी सेंटर, लाल चौक और गवर्नमेंट रेसिडेंशियल एरियाज थे, और मिलिटेंट्स के कब्ज़े में साउथ कश्मीर और आसपास के इलाके थे। डबल कर्फ्यू का दौर था। अप्रैल 1993 में JKLF द्वारा हजरत बल सीज की भी कहानी है, जिसमें आर्मी की इच्छा के विरुद्ध जाके राजेश पायलट ने आतंकियों से नेगोशिएट किया और सुरक्षित निकलने दिया। तब तक हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन हो चुका था और अमेरिकी कंपनीज जैसे कोका कोला, AT&T, IBM, GE वगैरह भारत में मार्केट तलाश रही थीं। इससे भारत के प्रति अमेरिका के रुख में नरमी आई, काफ़ी नरमी आई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब पाकिस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ का मुद्दा UN में उठाया, तो उसका जवाब देने के लिए न्यूयॉर्क डेलीगेशन का हिस्सा थे हामिद अंसारी, फ़ारूक अब्दुल्ला, मुस्लिम लीग के MP E अहमद और सलमान खुर्शीद, और जिनेवा डेलीगेशन का हिस्सा थे अपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी। एक ऐसा दौर भी आया जब घाटी में आतंकियों ने सरेंडर किया और लगने लगा कि आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। लेकिन फिर 1995 में चरार शरीफ की घटना हुई, जिसमें मिलिटेंट्स ने श्राइन को सीज़ किया और फिर आग के हवाले कर दिया। 1996 में स्टेट इलेक्शन हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई। 1997 में पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ और भारत के PM के गुजराल में फिर मुज़ाकरात का एक और दौर चला, लेकिन फिर पाकिस्तान ने UN सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान से मीडिएशन की रिक्वेस्ट की और साथ ही हत्फ-3 मिसाइल का परीक्षण भी किया, तो बात फिर से पटरी से उतर गई। फिर हिंदुस्तान में NDA की सरकार बनी और शरीफ और वाजपेयी की मीटिंग शुरू हुई, जिसके रिजल्ट से सदाए सरहद बस सर्विस शुरू हुई। वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया और लगा कि कुछ ठीक होगा मामला अब, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को ये डेवलपमेंट्स पसंद नहीं आए, ख़ासतौर से मुशर्रफ को। इस बात का ब्यौरा है कि कैसे नवाज शरीफ की पोजीशन दिन ब दिन वीक होने लगी और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को अपना वफादार समझकर जनरल बनाया। मुशर्रफ 65 और 71 की जंग में भारत के खिलाफ लड़ चुके थे और अफ़गान जिहाद में मुजाहिदीन को ट्रेन किया था। फिर कारगिल अटैक हुआ। पाकिस्तान का गोल था कि द्रास और कारगिल होते हुए श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे को कब्ज़ा किया जाए, जिससे हिंदुस्तान की सप्लाई लाइंस काट के पाकिस्तानी आर्मी को सियाचिन और कश्मीर घाटी के लिए रसद सप्लाई की जाए। इसका डिटेल्ड अकाउंट है कि किस तरह भारत ने एक एक करके सारी पोस्ट और हिल्स को रिकैप्चर किया और फिर कैसे शरीफ समझौता कराने के लिए भाग के क्लिंटन की शरण में पहुंचे। उसके बाद मुशर्रफ ने कू किया, नवाज शरीफ को देश निकाला दिया और खुद सदर यानी प्रेसिडेंट बन गए। भारत में कारगिल कमेटी बनी, उसकी फाइंडिंग्स पर भी काफ़ी बात की गई है। इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ आर्मी की कम तैयारी की बात होती है। कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके फंडिंग सोर्सेज, उनके द्वारा किए गए हमलों का भी ब्यौरा है। उसके बाद IC-814 काठमांडू दिल्ली प्लेन हाईजैक की कहानी है। मेनली 2 जिहादी मूवमेंट्स की बात होती है। लश्कर तैयबा यानी आर्मी ऑफ द प्योर, जिसका सरगना हाफिज़ सईद, और जैश ए मोहम्मद यानी मोहम्मद की फ़ौज, जिसका सरगना मसूद अज़हर। इन दोनों की जीवनी, सोर्स ऑफ फंडिंग्स और इनकी सलाफ़ी आइडियोलॉजी का भी ब्यौरा है। मसूद अज़हर के हेडक्वार्टर के गेट पर लिखा हुआ था कि दिल्ली दिल्ली या हनूद जैश ए मोहम्मद सऊफ़ यहूद, यानी ओ हिंदुओं, दिल्ली में मोहम्मद की फ़ौज जल्द लौटेगी। किताब में इसका जिक्र है कि कैसे पाकिस्तान में कश्मीर जिहाद की पॉलिसी से मिलिटेंट इस्लामिक स्कूल्स बड़े पैमाने पर फैले और उसके इलाके जैसे बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान के मदरसों में आतंकवाद की फैक्ट्री खुल गई। जुलाई 2001 में मुशर्रफ के भारत दौरे और आगरा समिट की बात होती है, और बात होती है 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट अटैक की। फिर वाजपेयी की कश्मीर पॉलिसी की भी बात होती है। 2002 के स्टेट इलेक्शंस के बाद PDP और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते हैं। बातों का सिलसिला चलता रहता है और फिर बीजेपी 2004 में इलेक्शन हार जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हिंदुस्तान के। वाजपेयी की छवि, उनकी कश्मीर में एक्सेप्टेंस और रेस्पेक्ट को देखते हुए मनमोहन सिंह उन्हें इंडो पाक कश्मीर प्रोसेस लीड करने का ऑफर देते हैं, लेकिन वाजपेयी स्वीकार नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर सिंह की कोशिशों से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी निकलते हैं। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस शुरू होती है।
मुशर्रफ क्रिकेट मैच देखने दिल्ली आते हैं। एलओसी पर कई ट्रेड रूट्स खुलते हैं, बॉर्डर पर सीज़ फायर रहती है। एलओसी पर फेंसिंग का काम भी पूरा होता है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में भी काफ़ी कमी आती है। लेकिन पीस प्रोसेस को तगड़ा झटका 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले से लगता है, जिसमें करीब 200 लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान में भी बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन होता है और जरदारी, जो उनके हस्बैंड थे, प्रेसिडेंट बनते हैं। 2009 में दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर की शर्म अल शेख की बातचीत काबुल में इंडियन एम्बेसी पर हुए आतंकवादी हमले की वजह से पटरी से उतर जाती है और फरवरी 2010 में सेक्रेटरी लेवल की बातचीत पुणे ब्लास्ट की वजह से ख़त्म हो जाती है। 2008 में कश्मीर इलेक्शन होते हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है और ओमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद किताब में अप्रैल 2010 के फर्जी एनकाउंटर्स की भी बात होती है, जिससे स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। उसके बाद फिर पत्थरबाजी का एक दौर शुरू होता है जो काफ़ी लंबा चलता है। 3 मेंबर कमेटी की भी बात होती है, जिसकी सदस्य इस किताब की लेखिका यानी डॉक्टर राधा कुमार भी थीं। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या पॉलिसीज़ बनी और उनका क्या रिज़ल्ट निकला या नहीं निकला, इसका भी पूरा ब्यौरा है। इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट पेश की और क्या रिकमेंडेशंस दिए, उसका भी जिक्र है। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस पर क्या किया या क्या नहीं किया, इसका भी जिक्र है। इसके बाद अफजल गुरु की फांसी और 2016 की गर्मियों में बुरहान वानी के एनकाउंटर की कहानी है, जिससे सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। अंत में लेखिका ने इंडियन और पाकिस्तानी दोनों देशों की अलग अलग सरकारों से हुई गलतियों और उनसे सीख के बारे में लिखा है। कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी दिए हैं जो मेनली आर्टिकल 370 को बेस बनाकर दिए गए हैं। अब क्योंकि ये किताब अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के रिपील होने से पहले लिखी गई है, तो शायद अब मुझे लगता है कि उन सॉल्यूशंस के ज़्यादा मायने नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कश्मीर की कॉम्प्लिकेशंस, उसके डायनामिक्स और उसके इतिहास को समझने के लिए ये एक बेहतरीन किताब है जो मेरी समझ से एक अनबायस्ड नज़रिया पेश करती है। मौका मिले तो या मौका निकाल कर ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। एक और किताब के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। शुक्रिया, नमस्कार।